अप्रैल 2025 को जो न्यायपालिका ने एक जजमेंट दिया है वो देश में एक चर्चा का विषय बन गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी द्वारा जो वक्तव्य राज्यसभा के कार्यक्रम में दी गई थी, इसे प्रकाश में आया और उस कहानी को फिर से एक बार एक नए सिरे से देश के सामने एक चर्चा का मुद्दा गया, जो पूर्व की सरकार के समय यानी इंदिरा गांधी जी की सरकार के समय से वर्तमान सरकार तक संसद और न्यायपालिका आमने सामने हो चुकी है। आमने सामने संसद ही बार बार क्यों होती है, सवाल यहाँ भी उठता है। एक दूसरा, जिस चीज की संविधान में समय निर्धारण नहीं है, क्या सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि समय निर्धारण कर सके? तमिलनाडु के राज्यपाल के प्रकरण में जो जजमेंट आई है उसमें यह भी कह दिया गया है न्यायपालिका के द्वारा कि यदि 3 महीना को पार कर जाता है तो वह उसे विधेयक को राष्ट्रपति यदि निर्णय भी लिए हैं तो शून्य घोषित होगा। सवाल यहाँ है कि आर्टिकल 168 यह कहता है, अब कुछ संवैधानिक प्रावधान को समझते चलिए कि 168 कहता है कि विधानमंडल है तो विधानमंडल के 3 अंग होते हैं 6 राज्यों में, शेष 22 राज्यों में 2 अंग होते हैं। तो एक राज्यपाल होता है और एक विधानसभा होता है, और भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। तो विधान परिषद तमिलनाडु में नहीं है, तो विधान परिषद ने तो यहाँ हटाई। विधानसभा से यदि कोई विधेयक पारित होता है तो राज्यपाल के पास जाएगा, तो राज्यपाल की स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप ले सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद एक्ट 200 में प्रोविजन है और एक्ट 201 में प्रोविजन है कि 200 में राज्यपाल सहमति दे सकते हैं, यानी स्वीकृति दे दिया तो एक तिथि से कानून बन जाएगा। या यह नहीं देते हैं तो कहते हैं पुनर्विचार के लिए भेज देंगे कि सदन इस पर फिर विचार करेगा। दोबारा भेजी गई विधेयक को राज्यपाल को स्वीकृति करना चाहिए, लेकिन यदि आप इसे राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं और राष्ट्रपति इस पर स्वीकृति नहीं दे पाए तो फिर इस विधेयक की प्रासंगिकता खत्म हो जाती है। जनता की चुनी गई सरकार, वो मुख्यमंत्री हैं और विधानसभा से विधेयक पास किए हैं ताकि कानून बने, राज्यपाल यहाँ रुकावट कर रहे हैं। इस दृष्टिकोण से देखिए तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट सही कर रहा है। या 201 में कह सकते हैं कि आप इसे राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं सहमति के लिए। अब राष्ट्रपति इस पर सहमत होने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल से सिफारिश ले सकते हैं, फिर या उनको विधानसभा को भेजते हैं। यह विधेयक यहाँ संविधान सही अर्थ में स्पष्ट नहीं है। सवाल है केंद्र का ये नियम भी देखिए, केंद्र में भी प्रावधान है कि केंद्र में संसद के 3 अंग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत ये प्रोविजन है, और यहाँ पर 3 अंग में एक आता है राष्ट्रपति, एक आते हैं लोकसभा और एक आते हैं राज्यसभा। ये 3 अंग हो दोनों सदन से जब विधेयक पारित हो जाएगी तो अंतिम रूप से राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति एक्ट 111 अर्थात 111 के तहत विधेयक को स्वीकृति देते हैं तो कानून बन जाता है। या यही बात यहीं की बात आ जाएगी, स्वीकृति हो गई कानून बन जाएगी। या पुनर्विचार के लिए लौटा देते हैं, पुनर्विचार में चली जाएगी, दूसरा बार जिस रूप में संसद पास करेगी बाध्य हो जाते हैं राष्ट्रपति। या तीसरा हो जाते हैं कि पहली बार में ही अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं जो भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। अमेरिका में नियम है कि संसद द्वारा पारित विधेयक यानी कांग्रेस द्वारा पारित विधेयक, चूंकि अमेरिका में संसद को कांग्रेस कहते हैं, पारित विधेयक जब सेशन समाप्त हो जाती है तो 10 दिन के भीतर यदि राष्ट्रपति स्वीकृति नहीं दिया तो राष्ट्रपति का वीटो मान लिया जाएगा। भारत में यह स्पष्ट प्रावधान नहीं है। आपने सुना होगा ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक राजीव गांधी के समय में यह विधेयक पास होकर गया था।
ज्ञानी जैल सिंह ने पहली बार में विधेयक को रख लिया, वीटो मान लेके, जेडी वीटो, पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया। अगले राष्ट्रपति आर वेंकटा रमन ने इस विधेयक को फिर से भेजा संसद के पास, लेकिन संसद निष्क्रिय हो गई। सवाल यहां भी उठता है, कितने दिनों के भीतर राष्ट्रपति निर्णय लेंगे, यह संविधान मौन हो जाती है। राज्यपाल कितने दिनों के भीतर निर्णय लेते हैं, यह मौन हो जाते हैं। 1993 बोमे मामले में भी यह कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि जब 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तो राष्ट्रपति शासन की स्वीकृति संसद के दोनों सदनों से 60 दिन के भीतर देना होगा। तो समय निर्धारण भी जरूरी है समय प्रबंधन के लिए। यह न्यायपालिका को गलत करार नहीं दिया जा सकता। कारण इस न्यायपालिका की जिस जजमेंट से न्यायपालिका खुद को भी तो घिरेगी कि पूर्व राष्ट्रपति के आर नारायण भी कर रहे थे, दूसरा उसके बाद रामनाथ कोविंद से भी बराबर कहे, देर से न्याय देना नहीं देने के बराबर है। तो आप एक निर्धारण करो कि कितने दिनों के अंदर में आप जजमेंट देते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल रवि साहब के मुद्दे पर जजमेंट दिया कि गृह मंत्रालय ने कहा 90 दिन के भीतर हम सारी मामला को खारिज करेंगे। यह बात तो न्यायपालिका पर भी लागू होता है कि हर एक मामला एफआईआर के दिन से कितने दिन के भीतर में जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से टर्न होकर आ जाएगा। यदि फांसी के फंदे पर किसी व्यक्ति को सजा देते हैं तो ये बात भी सही है कि गलत व्यक्ति को दोषी नहीं हो, लेकिन यदि कोई जजमेंट लंबे समय के बाद आता है, कोई हमारे घोटाला होते हैं तो उजागर करने में लंबा समय लग जाता है। तो यह भी भारत में स्पष्ट हो जाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति के पास यदि घर से पैसा भी मिलता है उसका भी निश्चित समय में उजागर हो जाना चाहिए कि कहाँ से पैसा आया, सजा क्या होनी चाहिए। जब बैंक हमारा सूद लेती है, इंटरेस्ट लेती है, जब हम बैंक से कर्ज लेते हैं तो जनता के पैसे का कर्ज कह रहा है कि कौन करेगा। क्या घोटाला से समाधान होगा? क्या घोटाले में न्यायपालिका उतनी सजा सुनाती है कि उसके कई गुना सजा उसको दरकार दिया सके? क्या भ्रष्टाचार पर और भी कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है? न्यायपालिका इसकी पुष्टि करे। देश में लोकतंत्र चलनी चाहिए, संविधान की व्याख्याता सुप्रीम कोर्ट जरूर है। अभी चर्चित आर्टिकल में एक आया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 और 145, 142 के भीतर ये बात की चर्चा आई है कि संविधान का व्याख्या कर सकती है। 145 3 के तहत यह कहता है कि यदि किसी कानून को व्याख्या करने की बात आए तो व्याख्या करने का अधिकार न्यायपालिका को होता है। यदि इस आधार से व्याख्या किया है तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भी सही है। और यदि इस पर किसी की अधिकार कुचला गया है तो यदि किसी का अधिकार कुचल जाती है, जो उसको कष्ट होता है, तो उसको भी आक्रोशित होना भी लाजमी है। देश की जनता को यह भी समझने का तय करने का वक्त आ गया है कि सरकार का 3 अंग, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, तीनों में संतुलन कहाँ बिगड़ रहा है। संविधान सभा ने तीनों को संतुलन बनाने की बात कही, लेकिन संविधान निर्माता सभा को यह बात पहले से भी स्पष्ट था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के भीतर में कुछ ऐसे चुनौतीपूर्ण मुद्दा था जिसको डीपीएसपी के भीतर रखा गया, जो 36 से 51 में। इसी अनुच्छेद के संदर्भ में आर्टिकल 50 कहती है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखा जाएगा, ताकि उन्हें पता था कि कार्यपालिका न्यायपालिका में तकरारें होगी। ये विवाद आया और यही विवाद की कहानी है जो चलती आ रही 1951 अंतरिम संसद से लेकर वर्तमान तक की इस 2025 तक की कहानी इसी क्रम में थोड़ा आगे और पीछे दोहराती आ रही है। न्यायपालिका जहां राजनीतिक चीजों से मुक्त होना चाहती है, वहीं व्यवस्थापिका अपने को यह अधिकार दिखाने का प्रयास करती है कि भारत में संसदीय शासन सर्वोच्च है और इसी शासन के भीतर में संपूर्ण दायित्व का निर्वहन भी होगा। संसद सुप्रीम जरूर है। संसद द्वारा लोकसभा की बहुमत दल का नेता भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रपति के सारे कार्य में सलाह और सहायता देते हैं, लेकिन भारत का सुप्रीम कोर्ट एकमात्र भारत देश है जिसके न्यायाधीश की नियुक्ति न्यायाधीश ही कर रहे हैं। क्योंकि इसमें संसद का कोई विषय वस्तु कॉलेजियम प्रणाली के भीतर नहीं है। कॉलेजियम 5 से बढ़कर चंद्रू साहब ने से 6 सदस्य कर दिया और उसको उचित माना। कॉलेजियम 1993 में गठन किया गया। उसके बाद से प्रधानमंत्री को न्यायाधीश की नियुक्ति पर कोई अधिकार नहीं है।
समय सीमा निर्धारण करने में यदि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को निर्धारण कर दिए हैं, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को समय निर्धारण करने का अधिकार क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि संविधान की व्याख्या का सवाल यदि सुप्रीम कोर्ट के साथ है, अधिकार है, ये भी व्याख्या करनी चाहिए। यदि अधीनस्थ न्यायालय जब समयावधि के भीतर में जजमेंट देने की बात आप बांधे हैं, तो बड़ी अदालत को क्यों नहीं? समय सीमा के भीतर जब हर कार्य पूरा होती है, तो अधिकारी हमारे समय सीमा में सेवानिवृत्त होते हैं, लेकिन कुछ और भी ऐसे पद हैं जिसकी सेवानिवृत्त आयु नहीं है। सवाल देश के भीतर बहुत कुछ उठने वाली हो जाएगी, लेकिन अभी जो बीच में तकरार है उसमें यह देखना है कि हमें संविधान के आधार पर क्या सही है और क्या उचित नहीं दिख रही है। जगदीप धनखड़ का सवाल भी सही है, उच्च सदन है, चर्चा होना लाजमी है। इसी उपराष्ट्रपति पद पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एम हिदायतुल्लाह खान साहब उपराष्ट्रपति बने थे, और वही सक्सेस थे जब सुप्रीम कोर्ट से भी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, और उपराष्ट्रपति बनने के बाद फिर जब ज्ञानी जैल सिंह साहब अस्वस्थ हो गए तो फिर इस पद को धारण किए थे। इस स्थिति में भी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस और उपराष्ट्रपति दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है देश के लिए। कारण भारत का संविधान यह कहता है कि राष्ट्रपति देश की संविधान की रक्षा की शपथ लेते, और संवैधानिक प्रधान है, सुप्रीम कोर्ट अनेक वादों में दर्शाया गया है। लेकिन उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, अदर जस्टिस या जो भी प्रधानमंत्री हैं, ये सब शपथ संविधान की शपथ लेते। संविधान की रक्षा सबसे बड़ी दायित्व है, और संविधान के प्रति किसी पद का निर्वहन ये उसके नीचे का मामला जाता है। इससे राष्ट्रपति हमारे न्यायाधीश होते हैं। संविधान पर सबसे पहला हक उनका है, और संविधान सबसे श्रेष्ठ पद को मानता है। देश का पहला नागरिक होते हैं। पूरी कार्य राष्ट्रपति भवन की ओर जाता है, चाहे कार्यपालिका संबंधी कार्य हो, व्यवस्थापिका संबंधी कार्य हो, न्यायपालिका संबंधी कार्य हो। यदि राष्ट्रपति को दोनों संस्था के बीच में तकरार आ जाए, तो आर्टिकल 143 यह कहती है कि यदि दो संवैधानिक व्यवस्थाओं में किंकरता विमूर्ता की स्थिति में राष्ट्रपति खड़े होते हैं, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। राष्ट्रपति को अधिकार है महान्यायवादी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट जाए। सुप्रीम कोर्ट, हालांकि यह भी सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है, क्योंकि वो भी व्याख्याता है, जजमेंट देने के लिए बाध्य नहीं है। यदि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे दिया तो राष्ट्रपति भी मानने के लिए बाध्य नहीं है। बाध्यता कहीं किसी की नहीं है। लेकिन जब बाध्यता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट भी जजमेंट ना दे, तो भारत का संविधान यह भी कहता है कि राष्ट्रपति का विवेक ही, उनकी अंतरात्मा ही संविधान हो जाती है। इसलिए राष्ट्रपति का पद किसी विवाद की चर्चा में नहीं आई है, ये अब तक के राष्ट्रपति में रहे। यदि राष्ट्रपति को कहते हैं कि आप विचार दीजिए व ना दीजिए, तब भी आपका मामला शून्य माना जाएगा। यह सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना यह उचित नहीं है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट एक आदेश दे रहे हैं। जिस सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति द्वारा दिलाए गए शपथ को आप पालन कर रहे हैं, तो संविधान की रक्षा से ऊपर आप संविधान के कर्तव्य नीचे आ जाएंगे। इसलिए आपको यह आदेश देने का अधिकार न्यायपालिका को यह हस्तक्षेप माना जाएगा। न्यायपालिका और संसद के बीच में हमेशा यह तकरार होती आ रही। जैसे 1951 में नॉमिनल सूची का सृजन किया गया नेहरू जी की सरकार के रीजन में, तो नॉमिनल सूची का जब सृजन किया गया तो उसमें यह कहा गया कि हम जिस विषय वस्तु इसमें जोड़ेंगे उसकी व्याख्या न्यायपालिका नहीं करेगी। अब नॉमिनल सूची सभी सूची से अलग है। अब संसद को लगता है कि न्यायपालिका मुझे हस्तक्षेप करेगी, तो नॉमिनल सूची में डाल देते हैं। जैसे तमिलनाडु की सरकारी सेवा शिक्षण संस्थान में 69% आरक्षण का प्रावधान है, जबकि 69% आरक्षण के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने पहले जजमेंट दिया बालाजी राव और इंदिरा साहनी के मामला में कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप आरक्षण 69% दे दिए। मोदी सरकार ने फिर उसको बदला और ईडब्ल्यूएस को आपने 10% आरक्षण देकर आरक्षण 60% कर दिया गया। जब सीमा सुप्रीम कोर्ट ने तय किया, यह भी हमारी संसद को समझना चाहिए कि कुछ मेरिट से भी एक व्यक्ति आना चाहिए जो देश की व्यवस्था के आधार पर समान कैटेगरी की सुविधा मिल सके। यह भी आपने नहीं किया, तो संसद और न्यायपालिका आपस में ऐसे ही तकरार होती आ रही है। अब जैसे इसे कुछ बिंदु से इसे समझने का कार्य करिए
कि इसमें किस प्रकार का विवाद होती आ रही है, इस विवाद का रूप अभी तक ले लिया। लेकिन एक बात को इतना जरूर समझिए कि संसद अपने आप को सुपरमेसी दिखाना चाहती है, और यह है भी सरकार के तीनों को भी सुपरमेसी पावर है, क्योंकि कानून बनती है, बनाने वाला संसद है, इस कानून को पालन करने वाला कार्यपालिका है, और न्यायपालिका का काम है कि कानून के हिसाब से क्या सही है क्या नहीं है, तो न्याय करना आपका काम है, जो आपका संविधान का अनुच्छेद ये बता रहा है। 1951 में अंतरिम संसद द्वारा 9वीं अनुसूची का आपने निर्माण कर दिया। इसमें संसद की जीत हो गई और संसद को अधिकार मिल जाता है, न्यायपालिका यहाँ कमजोर पड़ गई। एक्ट 50 कहता है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखा गया है। कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे से अलग होना चाहिए, क्योंकि कार्यपालिका का सदस्य संसद का सदस्य होता है। ऑलरेडी संसद दायित्व रखता है कार्यपालिका पर काम रोको प्रस्ताव, कार्यस्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, विश्वास मत, अविश्वास प्रस्ताव, शून्यकाल जैसे प्रस्ताव के द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। और संसद के न्यायपालिका के न्यायाधीश यदि गलत कार्य करते हैं तो संसद को अधिकार है कि आप न्यायपालिका पर आप अंकुश लगाइए, आप उस पर महाभियोग भी लगा सकते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124(4) यह कहता है कि आप पर महाभियोग लगाया जा सकता है, और यह अधिकार संसद को प्राप्त है। जब आपने शंकरी प्रसाद का जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह का मामला को आपने जजमेंट दिया, तो दोनों की मामला में कहा, एक समान मामला ही कहा था कि मौलिक अधिकार में संसद संशोधन कर सकती है। एक दूसरा, संविधान के किसी भाग में संसद संशोधन कर सकती है। लेकिन आप इस मामला में न्यायिक पुनरावलोकन का हवाला देते हुए कहा कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में कि सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है, और जो इसमें कहा था कि मौलिक अधिकार में संसद को संशोधन करने का अधिकार नहीं है, इसमें कहा कि मौलिक अधिकार में संसद संशोधन कर सकती है। यस, इसमें कहा शंकरी और सज्जन में कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद को है, और यह कहता है कि संविधान में संसद को संशोधन करने का अधिकार है ही नहीं। तब किसको अधिकार है? न्यायपालिका ने कहा कि हमें व्याख्या करने का अधिकार है, मैं करूंगा। तो इस पर इंदिरा गांधी की सरकार ने 24वां संविधान संशोधन 1971 को पारित कर दिया। सर्वदलीय सम्मेलन बुलाती है, और सर्वदलीय सम्मेलन में कहा 24वां संविधान संशोधन के ऊपर में ले आया, और इसमें कहा गया कि आप एक 24वां संविधान संशोधन के तहत यह प्रस्ताव लाया 1971 में। इसमें कहा गया कि संसद संविधान में संशोधन करेगी, यानी संसद को पावर बना दिया गया कि संविधान में आप संशोधन करेंगे। प्लस एक्ट 368(4) उप आर्टिकल व्यवस्था कर दिया, यह अधिकार सिर्फ फर्स्ट संसद, न्यायपालिका इसकी व्याख्या नहीं करेगी। अब संसद संशोधन कर दिया। अब ये संशोधन यदि कर दिया, आप कहते हैं व्याख्या नहीं करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट तो व्याख्याता है, तो व्याख्या करेंगे। अब यहां पर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामला में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया 1973 में कि आपने 9वीं अनुसूची में 284 एक प्लस कृषि कानून 285 कानून है। 1967 में जब गोलकनाथ का मामला का जजमेंट दिया गया था, इसके बाद हमने आप तक कोई आपत्ति नहीं किया। 73 के बाद जो भी अनुसूची में आपने डाला है, मैं उसकी व्याख्या करूंगा, क्योंकि व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट अपने आप को बराबर बोलती आ रही है, और यह अधिकार संविधान में है ही, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 142 और 145(3) सुप्रीम कोर्ट यह कह रहा है कि संविधान की व्याख्या करेगा, और उसके भीतर किसी कानून की भी पर्सनली कानून का भी व्याख्या कर सकता है। साथ ही यह भी है, एक्ट 13 में यह भी कहता है कि रूढ़ि, अंधविश्वास, परंपरा से अगर मौलिक अधिकार पर कोई कानून बनाएगा तो हम उसका पुनरावलोकन कर सकते हैं, यह जुडिशियल रिव्यू करने का अधिकार है। यह कुछ आर्टिकल ऐसा है जो कि सुप्रीम कोर्ट को एक शीर्षस्थ न्यायालय के रूप में ही नहीं, संविधान की व्याख्याता ही नहीं, उसे न्याय का सर्वोच्च अंक का आधार बना दिया गया। यहाँ जजमेंट से बात क्लियर हो जाने के बाद
सुप्रीम कोर्ट ने यह केस मामले भारतीय विधान राज्य में कहा कि संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन मूलभूत ढांचा में संशोधन करने का अधिकार नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कितनी बार संसद ने रोकने का भी कार्य किया है। जैसे सावानो केस में राजीव गांधी ने के समय में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, राजीव गांधी की सरकार ने रोक दिया, उल्टा कर दिया। SC/ST के मुद्दे पर जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था उसे मोदी सरकार ने रद्द कर दिया और नवीन कानून व्यवस्था कर दिया। तो न्यायिक पुनरावलोकन के मार्ग में बाधाएं जरूर संसद डाल रही है, यह संसद करती आ रही है। तो न्यायपालिका भी यह व्याख्या करने के क्रम में चर्चा में आ जाती है। इसी व्याख्या का परिणाम एक दूसरे पर छिटाकसी होने से देश की व्यवस्थाएं नहीं होगी ठीक। इसका निर्धारण करने का वक्त आ गया है कि संविधान के आलोक पर निर्णय लें। राष्ट्रपति यहाँ पर हस्तक्षेप करके संशोधन का रास्ता दिखा सकते हैं और समय निर्धारण करने का अधिकार जो सुप्रीम कोर्ट दिया है यह उतना तर्कयुक्त नहीं है। इसके लिए संसद इस पर विचार करनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो MC छागला न्यायमूर्ति थे। जब ये मामला हमारा 24वां संविधान संशोधन का वक्त था तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस और कार्यपालिका के मंत्रीगण को आपस में चाय पर बुलाते थे। तो वही व्यवस्था रिपीट करना चाहिए, चाय पर बुलाकर इस समस्या का समाधान किया जाए। वाद विवाद से समस्याएं और गंभीर होती है। स्टालिन साहब जिस तरीका से आप खुश हुए तो दो पक्ष होता है, एक पक्ष खुश, न्यायपालिका में एक पक्ष खुश होता है, एक पक्ष दुखी होता है। क्योंकि यदि हम इतिहास पर गौर करें, अभी भारत में जहाँ इंडी गठबंधन की सरकार है, यदि वहीं की बात कर लेते हैं तो कहीं न कहीं राजनीतिक मंशा तो विद्वेष की भावना में आ रही है। जैसे लंबित मामला जो राज्यपाल के पास में है, केरल में नेहरू जी की सरकार से अभी तक की सरकार में हमेशा केंद्र की सरकार अपोज में ही काम करती आ रही है। यह बात भी गलत नहीं है। जैसे केरल में 60 मामला भी भारत में सबसे अधिक है। केरल का मामला जो वर्तमान में 60 ऐसे मामले हैं जो कि राज्यपाल के पास लंबित है। कब तक लंबित रहेगा? विधानसभा भी जनता के जनादेश पर है, तो जनता के जनादेश पर सरकार बनाया है, जनता को कानून बनाने की आवश्यकता है, वो प्रतिनिधि ने बना दिया। तो कितने दिन के अंदर कानून लागू होना चाहिए? लाइन ऑर्डर तो सरकार तय करेगी, उसको निर्धारण करने का अधिकार है। तो राज्यपाल से बालक सिद्ध हो रहे हैं। अब यहाँ पर कर्नाटक में 17 मामला है, पश्चिम बंगाल 18 मामला, तेलंगाना 10, तमिलनाडु 10, पश्चिम बंगाल 3, झारखंड 2। एक बात और है, तमिलनाडु के 10 मामला में कह दिया है कि राज्यपाल के पास जो मामला भेजा गया है अभी, यदि वो 3 महीने के अंदर स्वीकार नहीं करेंगे तो लागू हो जाएंगे। राज्यपाल को 1 महीने के अंदर निर्णय लेने का अधिकार होगा कि विधेयक को आप क्या कर रहे हैं, क्या पुनर्विचार के लिए लौटा रहे हैं, राष्ट्रपति के पास भेज रहे हैं या आप स्वीकृति दे रहे हैं। ये 3 मामला आ जाती है। ये 3 एक्ट को इस पर गौर करने की आवश्यकता है, जिसकी चर्चा मैंने किया है। M.K. स्टालिन इस निर्णय से खुश हैं। अब देखना है कि देश के भीतर में यह क्या हो सकता है। दूसरी बात है, राज्यपाल R.N. रवि की जो मामला था, इस मामला को 2 जज J.B. पार्डीवाला और जस्टिस R. महादेवन की खंडपीठ ने जजमेंट दिया है। इसी जजमेंट पर इतनी उबाल पहुंच रही है। अब इस चीज को सोचने और समझने की बात है कि संविधान में संसदीय व्यवस्था है। न्यायपालिका भी कभी कभी संसद के मार्ग में आ जाती है, जो संसद के राज को रुकावट देखी जाती है। जैसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस को उसका एक मेंबर बनाया गया, जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही जजमेंट में कहा। प्रधानमंत्री और लोकसभा अपोजिशन लीडर उसके 3 सदस्यीय कमेटी तय करेगी, राष्ट्रपति को सलाह देंगे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्त किया जाएगा। नया संसद भवन जब आया तो इस बात को मोदी सरकार ने रद्द कर दिया, कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इधर संसदीय कार्य में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है और उनको हटा दिया। हटाने के बाद प्रधानमंत्री को रखा, कैबिनेट का एक मंत्री को रखा और एक मेंबर रखा गया लोकसभा के अपोजिशन लीडर। और यह भी कहा गया कि लोकसभा में यदि अपोजिशन लीडर नहीं होंगे तो दूसरा बड़ा दल, सत्ता के बाद जो विपक्ष में बैठने वाली दल होगी, उसका जो बड़ा दल का नेता होगा वो इसका सदस्य हो सकता है। इस बात पर सुप्रीम कोर्ट हार गई और संसद बड़ा कानून लागू हो जाएगा, क्योंकि भारतीय संविधान कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया है।
अब यदि बात को देखिए, 99वां संविधान संशोधन को रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, कॉलेजियम को सही मान लिया गया। अब आप विश्व का एकमात्र भारत देश है जो न्यायाधीश की नियुक्ति स्वयं कर रहे हैं। अब कहता है कि संसदीय शासन व्यवस्था है तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग गठन करने की बात थी, उसको न्यायपालिका ने रद्द कर दिया। यह तकरार हमेशा होती रही है। इस तकरार में अंततः संसद की जीत होती है। संसद को कानून बनाने के अधिकार है। अभी कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री का कार्य है कि आप सर्वदलीय सम्मेलन को बुला करके आपसी संवाद की वार्ता करें और वार्ता के द्वारा इसका समाधान करें। कौन गलत है कौन सही है नेतृत्व तो आप कर रहे हैं। न्यायपालिका कुछ हद तक सही है तो कुछ अपने आदेश को लागू करके राजनीति से विमुख होने के लिए वो कभी जल्दीबाजी निर्णय जो ले रही है उस निर्णय पर न्यायपालिका को भी सोचना चाहिए। न्यायपालिका पर जो सवाल कुछ खड़े हुए हैं, कुछ न्यायिक भ्रष्टाचार न्यायपालिका के पक्ष में भी आया है, जसवंत जी के मामले, वर्मा जी के मामला में, उसका भी न्यायपालिका को जल्दी से खुलासा करना चाहिए कि एक सामान्य व्यक्ति को जिस तरीका से आप जजमेंट करवा देते हो, उस पर आप चार्जशीट दर्ज करवा देते हैं, मामला न्यायालय की बन जाती है, तो फिर न्यायाधीश पर भी क्यों नहीं। न्याय साफ सुथरा पारदर्शी होना चाहिए। यही विषय वस्तु है जिसे गंभीरतापूर्वक देखा जाए। संविधान में सच्चता संविधान की है और संविधान जो कहता है वही सर्वधार्य होगा।